हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टोरी। हम इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो शायद हमें ये ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक तरीके से स्टोरी है जिसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं। तो हम देखेंगे स्टोरी में कि कौन कौन से करेक्टर्स हैं और उन्होंने क्या क्या काम किया। बेसिकली ये जो करेक्टर्स हैं वो है हमारे साइंटिस्ट्स, और उन्होंने जो स्टोरी है वो इस चीज़ की है कि उन्होंने एक्चुअली क्या क्या काम किया क्लासिफिकेशन करने में एलिमेंट्स की। बेसिकली सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि यार क्लासिफिकेशन किया ही क्यों गया, आखिर ज़रूरत ही क्या थी क्लासिफिकेशन करने की, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। बेचारे बच्चों को पढ़ना पड़ता है इतना सब, ठीक है, तो अब जो है वो तो करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या काम किया, उन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को लेकर, क्या क्या थ्योरीज दी, उनकी थ्योरीज के क्या क्या करेक्टर्स थे और क्या क्या उसके एडवांटेज थे और क्या क्या उनके ड्रॉबैक्स थे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को कि हमें आखिर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों थी, क्लासिफिकेशन आखिर किया ही क्यों गया। तो हम एक छोटी सी बात समझें अगर बेसिकली, तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए कि बेसिकली क्लासिफिकेशन है क्या, है ना। तो अगर हम बात करें अपनी कबर्ड की, है ना, अलमीरा सबके घर में होती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ का एक सेक्शन बना लेते हैं बेसिकली, है ना। शर्ट्स का अलग सेक्शन है कि इसमें शर्ट्स रखी हैं, पैड्स का अलग सेक्शन है, ठीक है, सॉक्स का अलग सेक्शन है, हैंकीज़ का अलग सेक्शन है, सो दैट जब हमें ज़रूरत हो तो हम उन्हें ईजीली ले सकें, है ना, हमें बहुत ज़्यादा ऐसे ढूंढना ना पड़े। अगर हम ऐसे ही भर देंगे अपनी अलमीरा में, अपने कबर्ड में सारे कपड़े, तो हमें जब ज़रूरत होगी तो हम उसे ईजिली ढूंढ नहीं पाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, सेक्शन बना लेते हैं या ग्रुप्स बना लेते हैं कि मतलब ग्रुप इन द मतलब इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट। अब मैं एलिमेंट को भी को रिलेट कर रही हूँ आपके इस कंसेप्ट से कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं, एक सेक्शन बना लेते हैं कि भैया इसमें तो सारी शर्ट्स रखी हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने एक ग्रुप बना लिया कि जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में उनकी जो प्रॉपर्टी है उनसे मिलर है, ठीक है। एक हमने ग्रुप बना लिया कि यहाँ पे सब पेंट्स रखी हैं, तो एक ऐसा ग्रुप हो गया एलिमेंट्स का जिनकी प्रॉपर्टी सेम है ना। और हो सकता है कि जो हमारा पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग भी हो सकती है ना। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की, क्योंकि हम इतने सारे एलिमेंट्स को स्टडी तो नहीं कर सकते एक साथ, एक एक एलिमेंट की स्टडी तो हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें उन्हें एलिमेंट्स को ग्रुप में क्लासिफाई करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है वो है 17th सेंचुरी में, कि अप टू द 17th सेंचुरी ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन, ठीक है। 31 एलिमेंट्स थे भाई, उनको स्टडी करना ईजी था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी तक कुछ और नए एलिमेंट डिस्कवर हो गए, ठीक है। अराउंड 1800 टू 1869 तक ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। तो अब थोड़ी सी डिफिकल्टी होने लगी एलिमेंट्स की स्टडी को करने में, तब जाके हमें ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की। पहले तो ये था भाई कम एलिमेंट्स थे तो हम इजीली स्टडी कर पा रहे थे, लेकिन जब जैसे धीरे धीरे नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो हमें ज़रूरत पड़ती गई क्लासिफिकेशन की भी। अब तो नहीं हो पाएगा, अब ऐसा करते हैं जिनके सिमिलर करेक्टर हैं उनको एक ग्रुप में रख देते हैं, जिनके और दूसरा एक ग्रुप बना देते हैं जिनमें उनके सिमिलर करेक्टर्स हैं उनको दूसरे ग्रुप में रख देते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं हम अपने कबर्ड का, जो हमने एग्जांपल लिया कि भी एक ग्रुप बना दिया शर्ट्स का, एक ग्रुप बना दिया पैंट्स का। तो उसमें क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता कि हमारे पास सारे कपड़े सेम होते हैं, है ना। सिमिलर हो सकते हैं, कलर अलग हो सकता है, डिज़ाइन अलग हो सकता है, फैब्रिक अलग हो सकता है ना। अब डिफरेंस है सेम में और सिमिलर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम नहीं बोलेंगे, सेम मीन्स कि एग्जैक्टली सेम हो गया। अब हमारे पास सारे कपड़े एग्जैक्टली सेम तो होते नहीं है, सिमिलर होते हैं। अगर हम बात करें शर्ट की, तो वो पूरा जो ग्रुप है वो शर्ट्स का है, लेकिन उसमें सिमिलर सिमिलर शर्ट्स है ना, शर्ट का पैटर्न एक ही है ना, कलर अलग हो गया, डिज़ाइन अलग हो गया, फैब्रिक अलग हो गया, है ना। तो इसीलिए जब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो तब हमें ज़रूरत पड़ी बेसिकली क्लासिफिकेशन की, कि भाई अब एक एक की तो स्टडी हो नहीं पाएगी, तो अब हमें इन्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा। सो द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की, टू स्टडी द एलिमेंट्स इन सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। यही हमने कहा ना कि हम एक अपने कबर्ड को एक सिस्टमैटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लगा देते हैं कि भैया सब कपड़ों का अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर दिया है तो हमें ईजी रहेगा उन्हें निकालना, है ना। इसी तरीके से एलिमेंट्स के केस में है कि हमने क्या करा, अलग अलग ग्रुप्स बना दिए सो दैट कि उनकी स्टडी करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। और वो ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाते हैं एक तरीके से।
So the study of elements in systematic and organized way to understand the property of different element, है ना। अगर हमने दो ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप बना दिया, मान लीजिए ए बना दिया, उसमें सिमिलर एलिमेंट्स रख दिए, एक ग्रुप बना दिया बी जिसमें सिमिलर एलिमेंट्स रख दिए। अब हमें ए ग्रुप का भी पता चल जाएगा कि भाई इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, जो बी ग्रुप है उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, और ये भी पता चल जाएगा कि ए और बी के एलिमेंट्स में की प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पॉइंट यही कहता है टू कोरिलेट द प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, है ना। हमने दो ग्रुप बना दिए अब ए एंड बी, तो अब हम कोरिलेट कर सकते हैं कि ए की प्रॉपर्टी बी से कैसे डिफरेंट है, ए के ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी बी ग्रुप के एलिमेंट से किस तरीके से डिफरेंट है या किस तरीके से मैच करती है। तो इसी तरीके से इस क्लासिफिकेशन से हमें ये फ़ायदा हुआ कि एक तो हमारे सारे जो एलिमेंट्स थे वो एक तरीके से क्लासीफाई हो गए, सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज हो गए, और हम उन्हें कोरिलेट भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे ये कहते हैं that the method of arranging the element in such a way that similar element, ये हम कह रहे हैं ना कि similar element को एक ग्रुप में रख दिया, तो similar elements are placed together, जो similar property दिखा रहे हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, while these similar elements are separated from one another, ठीक है, जिनकी similar property नहीं है, dissimilar property है, उनको अलग रख दिया, तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हम ये तो समझिए कि भैया क्लासिफिकेशन हो गई अब कि सिमिलर को अलग रख दिया, डिसिमिलर को अलग रख दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और आ रहा है पीरियोडिक। इसका क्या मतलब, पीरियोडिक से आप क्या समझते हैं, कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जब रिपीट होती है तो हम उसे पीरियोडिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए रात के 12 बज रहे हैं, 24 घंटे के बाद फिर से रात को 12 बजेंगे, फिर 24 घंटे के बाद फिर से वही टाइम आएगा, तो ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि टर्म, यहाँ पे जो हमने टर्म यूज़ करी है पीरियोडिक, that reflect the fact that elements reveal certain pattern in their chemical property, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद कोई भी जो एलिमेंट है वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को फिर से रिपीट करेगा। आगे हम पढ़ेंगे उससे हमें थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक एलिमेंट अपनी। सो पहले हम बात कर लेते हैं लेवोस्फीयर की। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले लेवोस्फीयर की क्लासिफिकेशन, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये जो लेवोस्फीयर थे उन्होंने क्या करा, जितने भी नॉन मेटल थे, उस जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया, जबकि उन्होंने मेटलॉइड के बारे में कोई भी बात नहीं करी। ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो हमेशा से ऑल्टर्ड होती आई है, इम्प्रूव्ड होती आई है। अब हमारी प्रेजेंट जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं प्रेजेंट में वो है, लेकिन पहले इतने ज़्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे, धीरे धीरे डिस्कवर होते गए, तो टाइम टू टाइम वो ऑल्टर्ड होती गई, इम्प्रूव होती गई। नए नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने उस पर काम किया और अपनी अपनी थ्योरीज दी, अपनी अपनी टेबल्स जो है उन्होंने दी। तो यहाँ पे लेवोस्फीयर के बारे में ज़्यादा नहीं है, उनका बस इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने जितने भी उस टाइम पे नॉन एलिमेंट्स थे उनको मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया, जबकि उन्होंने मेटलॉइड के बारे में बात नहीं की। तो ये जो उनकी क्लासिफिकेशन थी वो इनएडुकेट थी, प्रॉपर नहीं थी। क्यों भाई, क्यों नहीं बात करी मेटलॉइड के बारे में, ऐसे तो बहुत सारे उस टाइम पे थे एलिमेंट्स जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते थे, लेकिन ये एक तरीके से उनका ड्रॉबैक था कि उन्होंने इस बारे में कोई भी बात नहीं की। ठीक है, फिर आए डोबिनियन। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को, आइए ये जानते हैं। तो इन 1817 में जर्मन साइंटिस्ट जॉन डॉबिनियन ने क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, उन्होंने क्या करा, तीन तीन का एक ग्रुप बना दिया। कैसे किया उन्होंने, पहले उन्होंने क्या किया, अरेंज किया एलिमेंट्स को इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जितने भी उस टाइम पे एलिमेंट्स नोन थे उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग पहले उन्होंने अरेंज कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप में 3 एलिमेंट, दूसरे ग्रुप में 3 एलिमेंट, तीसरे ग्रुप में 3 एलिमेंट। इस तरीके से उन्होंने क्या करा, ग्रुप्स बना लिए। ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स उन्होंने बनाया, जिसे कहा गया ट्राइड। ट्राई मतलब 3 हो ना। सो इन्होंने ये जो थ्योरी दी उसे कहा गया लॉ ऑफ ट्राइड। तो बेसिकली लॉ ऑफ ट्राइड कहता क्या है, लॉ ऑफ ट्राइड कहता है कि द एलिमेंट्स इन द ट्राइड हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तीन एलिमेंट्स का हमने ग्रुप बनाया है, उन तीनों की जो प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट सिमिलर है, हम सेम नहीं बोल रहे, सिमिलर है। एंड एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल मेंबर, जो बीच का मेंबर है,
उसका जो एटॉमिक वेट है वो बाकी दोनों के एवरेज के ऑलमोस्ट नियरली क्लोज आता है, मतलब इक्वल भी आ सकता है, एवरेज के इक्वल और नियरली इक्वल भी आ सकता है। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ मिडल मेंबर ऑफ ईच ट्राइड इज वेरी क्लोज टू अरिथमेटिक मीन और एवरेज टू द अदर टू एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डोबिनियर का ट्राइड, उन्होंने क्या करा है, ग्रुप ऑफ 3 बना लिया, एक ग्रुप बना लिया है जिसमें उन्होंने 3 अपने एलिमेंट्स रखे हैं, एक ग्रुप बना लिया जिसमें 3 एलिमेंट है, एक ग्रुप बना लिया जिसमें 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इन तीनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्या होगी, सिमिलर। अब यहाँ पे इन तीनों की प्रॉपर्टी कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम की इनकी प्रॉपर्टी होगी सिमिलर, यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, अभी भी ऐसा ही है ना। तो इन्होंने क्या कहा है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि ये जो मिडल का मेंबर है लाइक सोडियम, इसकी अगर हम बात करें, इसका ये जो एटॉमिक वेट है वो लिथियम और अच्छा ये एक टेबल है हमारे पास, इसमें क्या है देखिए, आप अलग अलग जगहों पे देखेंगे, बुक्स में भी देखेंगे, नेट पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इसको तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। जैसे पहले वाली टेबल में हमने देखा था इट वॉज 6.9, यहाँ पर ये 6.9 था, यहाँ 7 ले लिया है, राउंड ऑफ कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये 39.1 था, उधर राउंड ऑफ कर लिया है, 39 आ गया है। तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स का आपको डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन सो द डोबिनियर लॉ ऑफ ट्राइड फेल्ड, ये फेल हो गया ट्राइड का, इसका जो लॉ था। लेकिन आखिर क्यों फेल हो गया, क्या रीज़न था, तो चलिए देखते हैं। और नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड, वो नहीं अरेंज कर पाया, जितने भी उस टाइम पे नॉन एलिमेंट्स थे उनको प्रॉपर वे में अरेंज नहीं कर पाया। अब क्यों नहीं कर पाया, उन्होंने लोअर एटॉमिक मास एलिमेंट्स की बात नहीं करी, उनकी जो टेबल थी उसमें वो फिट नहीं बैठे, उन्होंने उस लॉ ऑफ ट्राइड को फॉलो नहीं किया। दूसरी बात, जो ज़्यादा हायर एटॉमिक मास के एलिमेंट्स थे उन्होंने भी इस लॉ को फॉलो नहीं किया, जो हमारा एवरेज था वो क्लोज टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ बाकी दो के नियरली इक्वल नहीं आ रहा था। तो ये लो एटॉमिक मास और हाई एटॉमिक मास एलिमेंट्स के ऊपर इसने काम नहीं किया। भले ही इनकी थ्योरी फेल हो गई हो, लेकिन उन्होंने रास्ता खोल दिया आगे आने वाले साइंटिस्ट के लिए कि वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। उनका जो ये तरीका था उसने आगे साइंटिस्ट को हेल्प किया कि किस तरीके से एलिमेंट्स को ग्रुप में रख सकते हैं विद द सिमिलर केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी जो थ्योरी थी वो आगे चल के बहुत हेल्पफुल हुई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में, इसलिए इनका बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हालांकि इनकी थ्योरी फेल हो गई बट इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत हेल्प करी आगे आने वाली साइंटिस्ट को अपने काम करने में। सो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उनके जो एडवांटेज थे उनकी थ्योरी के, वो उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। बाय बाय।